मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसका 5वां अध्याय अपना चल रहा है। इसके अंतर्गत किसका वर्णन है? इस 5वें अध्याय में अजीव द्रव्यों की मुख्यता से। जीव का वर्णन नहीं है क्या? जीव की बात नहीं आ रही है क्या? जीव का ही वर्णन है, लेकिन अब अजीव को मिलाकर, जीव के बिना तो जिनवाणी हो ही नहीं सकती है। तो जीव का वर्णन तो है ही, लेकिन अजीव की प्रधानता से यानी अजीव द्रव्यों का भी इसमें कथन है। तो इसलिए कहते हैं इसमें अजीव द्रव्य तत्व का वर्णन है। यहाँ द्रव्यों की संख्या बताई, उनके प्रदेशों की संख्या बताई, और फिर वो कैसे कैसे किस प्रकार से रहते हैं वो यहाँ बताया। द्रव्यों की परिभाषा यहाँ नहीं बताई। परिभाषा बताने की जरूरत है क्या? उमा स्वामी आचार्य को तो परिभाषा बताने की जरूरत लगी नहीं, क्योंकि उनके सामने जो लोग बैठे थे सबको परिभाषा आती थी, इसलिए नहीं बताई। और मुझे भी जरूरत लगी नहीं, तो पिछली 2 क्लासें हुई तो उसमें मैंने बताई नहीं। अभी क्या किसी को जरूरत लगती है कि धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं? यद्यपि आगे आने वाला है, वही परिभाषा रूप है जो स्वरूप आने वाला है, लेकिन फिर भी धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? बोलिए आभा जी। जो रहने जो चलने में सहायक हो। हम्म, थोड़ा सही है जवाब, लेकिन और अच्छे से परिभाषा रूप में कोई बताएंगे? बोले नीलम भाभी। चलते हुए जीव और पुद्गल को जो ठहराने में निमित्त, चलने में निमित्त होते हैं, उसे धर्म द्रव्य कहते बढ़िया। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों के चलने में जो निमित्त होता है या सहयोगी होता है, मतलब चलने में सहाय निमित्त होता है, लेकिन किसके चलने में? आपने कहा चलने में जो सहायक हो, तो किसके चलने में? तो आप जवाब ये भी दे सकते थे सबके चलने में। तो क्या आकाश द्रव्य भी चलता है, काल द्रव्य भी चलता है, धर्म धर्म द्रव्य भी चलते हैं? तो इसलिए जीव और पुद्गल, और वो जो जीव और पुद्गल चल रहे हैं उनको ये चलाता है क्या पकड़ के? स्वयं जो चल रहे हैं। तो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों के चलने में जो द्रव्य सहायक हो या निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? ऐसे ही परिभाषा बतानी है अब। बोलिए अनीता जी। गमन करते हुए जीव और पुद्गलों के ठहरने में जो निमित्त होता है। गलत बोला? थोड़ा सा गमन करते हुए नहीं, गमन पूर्वक रुकते हुए जीव और पुद्गलों के रुकने में। अच्छा, मैंने गलत लिखा, गमन पहले से पूर्वक लिखा हुआ। रुकने, रुकने में निमित्त है ना, तो गमन करते हुए को नहीं रोकेगा। फिर गमन पूर्वक जो रुक रहे हैं। गमन पूर्वक जो रुक रहे हैं, उन हाँ। जीव और पुद्गलों के रुकने में जो निमित्त है, उसे अधर्म द्रव्य कहते द्रव्य हैं। कहते हैं। हाँ। तो गमन पूर्वक
स्थिति को प्राप्त होते हुए या रुकते हुए जीव और पुद्गलों के रुकने में जो द्रव्य निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। उदाहरण क्या दिए शास्त्र में? उदाहरण दिए मूल में छाया जय पय्याणम और वो मच्छाणम जो है ना, मछली के चलने में जिस प्रकार जल निमित्त है, मछली स्वयं चलती है तो पानी उसमें निमित्त होता है, वैसे ही धर्म द्रव्य निमित्त होता है। ऐसे ही वृक्षों की छाया, कोई जा रहा था राहगीर, तो चल रहा था, चलते चलते उसको खुद को रुकना था, तो वो छाया देख के रुक गया वहां कि यहाँ छाया, तो इधर रुक जाओ। तो ऐसा वो स्वयं रुकते हुए, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गलों के रुकने में जो द्रव्य निमित्त होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? मैम जो छह द्रव्यों को, जहाँ छह द्रव्य रहते हैं, मतलब जहाँ जो छह द्रव्यों को अवगाहन देता है, क्या था मतलब, आकाश में छह द्रव्य रहते हैं। देखो, जहाँ छह द्रव्य रहते हैं उसे आकाश कहते हैं, तो फिर आलोक को आप आकाश नहीं कह पाओगे। आकाश सहित पांच द्रव्य रहते हैं। आकाश तो एक खुद एक द्रव्य है, तो उसके सहित पांच लेकिन द्रव्य। ये परिभाषा यदि आप बनाएंगे तो हम्म। जहाँ छह द्रव्य रहते हैं उसे आकाश कहते हैं, तो फिर तो लोकाकाश कोई होता जगह है। ऐसी भी है जहाँ छह द्रव्य नहीं रहते हैं। हाँ, वो तो लोकाकाश होता है जहाँ छह द्रव्य। हाँ, तो आकाश की परिभाषा क्या बनेगी? जो सभी जीवों को रहने का, सभी द्रव्यों को जीवों को रहने रहने का का स्थान देता है। स्थान देता है। हाँ, हाँ, जो सभी जो जीवों को सभी रहने। द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे हाँ, आकाश द्रव्य कहते कहते हैं। हैं। अब वो ठीक। लोकाकाश और अलोकाकाश दो प्रकार होते हैं हाँ, उसके। हाँ। तो जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है का मतलब निमित्त ही समझना। वो आगे आ रही है चर्चा अब, आगे के जो सूत्र आने वाले हैं उसमें यही चर्चा आने वाली है, कि उनका उपकार क्या है, मतलब उनका निमित्तपना क्या है, उसी आधार पर उनका स्वरूप बताया गया है। काल द्रव्य किसे कहते हैं? काल द्रव्य किसे कहते हैं? बोले रूपम जी। दी जो स्वयं परिणमन करते हुए जीवों, दूसरे जीवों को भी परिणमन कराते हैं। बस जीवों को ही? नहीं नहीं, मतलब सभी को, जो स्वयं परिणमन होते हुए सभी को परिणमन कराए, वो काल द्रव्य है। हाँ, तो सिंपल सा कि जो सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। जो सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं कविता जी? जो जानता और देखता है वो जीव कहलाता हाँ, जानने देखने वाले ज्ञान स्वभावी तत्व को जीव कहते हैं। जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, वो जीव है। अजीव किसे कहते हैं? सॉरी, पुद्गल किसे कहते हैं? आप लोग क्या समझें कि इतने बच्चों वाले प्रश्न है तो हम हाथ हाथ क्यों खड़ा करें? इसलिए हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। हाँ, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषाएं भी हमको आनी चाहिए। पता लगा पांचवा अध्याय तो पढ़ लिया, फिर कोई पूछे धर्म द्रव्य किसे कहते हैं तो इधर उधर कहीं से उठ पड़ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। परिभाषा रूप में ये तो सब अ, इतना सा हमने को याद होना ही चाहिए। चलिए, तो यहाँ अब ये छह द्रव्य बताए। अभी तक यहाँ अध्याय में छह द्रव्य आ गए क्या? छह द्रव्यों की चर्चा आ गई क्या? अध्याय में अभी तक कितने द्रव्यों की चर्चा की है? पांच द्रव्यों की चर्चा की है। कौन कौन सा? धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव। इन पांच द्रव्यों की चर्चा की है। इनकी संख्या बतानी है। अभी इच्छा हुई, अभी काल की समझ लीजिए अपन ने नहीं देखी है। इन पांच की तो बताइए कितने कितने हैं संख्या में, कविता जी अजमेरा। मैम आकाश की संख्या की अपेक्षा
ठीक है। संख्या ही बतानी है और कुछ नहीं बताना है। द्रव्यों की संख्या बतानी है। आकाश कितने हैं, धर्म कितने हैं, अधर्म कितने हैं। धर्म और अधर्म तो असंख्यात प्रदेश वाला है। संख्या पूछ रही हूं मैं। मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी इसलिए याद। तो मैं आपके घर आके पढ़ाऊं? लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी तो बोलिए बबीता जी। धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य एक है। जीव अनंत अनंत और पुद्गल भी जीव से भी ज्यादा अनंत। हाँ, तो फिर जीव अनंत है ऐसे बोलेंगे। जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है। ये संख्या है। ये दो चीजों में डिफरेंस ध्यान रखना है। ये दो चीजों में डिफरेंस ध्यान रखना है कि द्रव्यों की संख्या और द्रव्य के प्रदेशों की संख्या। तो द्रव्य की संख्या यानी जाति अपेक्षा 6 कह रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या तो सबकी अलग अलग है। तो धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है। ये 3 द्रव्य तो एक एक हैं, लेकिन जीव है अनंत। पुद्गल है उनसे भी अनंत गुणे, तो उसको बोलेंगे पुद्गल है अनंतानंत। और काल द्रव्य कितने हैं? यद्यपि काल की बात आगे आएगी, लेकिन अभी यहाँ साथ में ही काल द्रव्य होते हैं असंख्यात। ठीक है। जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक और काल असंख्यात। ये संख्या है। ठीक है। और प्रदेशों की संख्या बतानी है। प्रदेश कितने कितने हैं? बोलिए दीपिका जी। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव, उसकी तो असंख्यात प्रदेशी है। आकाश अनंत प्रदेशी है और काल एक प्रदेशी है और पुद्गल मतलब संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। और एक प्रदेशी भी है, नाणु बोला तो। बढ़िया, बहुत अच्छा। अपन अपने उस क्रम से देखें तो जीव असंख्यात प्रदेशी यानी एक जीव, सारे जीव मिलके नहीं। एक जीव असंख्यात प्रदेशी यानी जीव के प्रदेश असंख्यात। धर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात, अधर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात और आकाश द्रव्य के प्रदेश अनंत और काल द्रव्य के प्रदेश एक एक प्रदेशी। और पुद्गल द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य में जो परमाणु है वो एक प्रदेशी और जो स्कंद रूप अवस्था है तो वो संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी। तो कॉमन रूप से कहें तो पुद्गल एक प्रदेशी भी है, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी है। ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। अब अपन इतनी इतनी देर आधी क्लास हर बार ये रिवीजन करने में लगाएंगे तो ये तो बेसिक बालबोध की चीजें हैं। इसलिए अध्याय काफी सरल है, मतलब ऐसा कठिन नहीं है, लेकिन चीजें बेसिक है, आनी चाहिए। देखिए आगे, अब यहाँ चर्चा चल रही थी कि जीव है असंख्यात प्रदेशी, एक एक जीव असंख्यात प्रदेशी है। और जो आकाश द्रव्य है उस आकाश द्रव्य को हमने दो भागों में बांटा था, दो तरह से देखा था कि जिस आकाश के जिस हिस्से में 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं, बाकी के 5 द्रव्य भी जहां पाए जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं? लोकाकाश या लोक। और जहां अन्य द्रव्य नहीं पाए जा रहे हैं, अकेला आकाश ही है, उसे क्या कहते हैं? आलोक। तो आकाश द्रव्य पूरा मिला के तो है अनंत प्रदेशी, लेकिन जो लोकाकाश है जहां पर 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं वो कितने प्रदेशी है? वो असंख्यात प्रदेशी ही है। अब लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और एक जीव के प्रदेश कितने हैं? एक जीव में जो प्रदेश हैं वो भी असंख्यात ही हैं। और कितने असंख्यात हैं? वो भी लोक प्रमाण असंख्यात। जितने लोक में असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश एक जीव में है। समझ में आ रही बात? कि जितने पूरे लोक में प्रदेश मतलब उसके क्षेत्र की यूनिट। प्रदेश का मतलब कि जो सबसे छोटा द्रव्य है वो जितनी जगह घेरता है। सबसे छोटा द्रव्य कौन सा है?
सबसे छोटा द्रव्य है अणु, परमाणु। वो जितनी स्पेस, जगह, जगह वर्ड ही आकाश को बताता है, जगह वर्ड क्षेत्र के लिए यूज लेते हैं, वो आकाश को बताता है। तो वो एक जो परमाणु है, वो जितना एरिया, जितना क्षेत्र घेरता है, उसका नाम है एक प्रदेश। तो पूरे आकाश, लोकाकाश में ही कितने प्रदेश हैं, ऐसे एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, ऐसे कर करके प्रदेश गिने उसके, तो वो टोटल है असंख्यात। और एक जीव में कितने प्रदेश हैं? एक जीव है पूरा एक अखंड, लेकिन एरिया वाइज उसको देखेंगे तो उसमें भी उतने ही, एग्जैक्टली उतने ही। मान लो लोकाकाश में है 100, उदाहरण के लिए, समझने के लिए, लोकाकाश में है 100 प्रदेश, तो एक जीव में भी कितने प्रदेश हैं? 100। धर्म द्रव्य में कितने प्रदेश हैं? 100। अधर्म द्रव्य में कितने प्रदेश हैं? 100। यानी इन चारों के प्रदेश बिल्कुल एक से हैं, नंबर ऑफ प्रदेश, प्रदेशों की संख्या वो बिल्कुल समान है। किस किस की? लोकाकाश की, एक जीव द्रव्य की, धर्म द्रव्य की और अधर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या बिल्कुल समान है। तो अब प्रश्न ये है कि ये तो प्रदेश तो समान है, अभी धर्म धर्म को तो जाने दो। जितने प्रदेश 100 लोकाकाश में है, उतने ही प्रदेश 100 जीव में है, एक जीव में। 100 संख्या उदाहरण के लिए लिए, ऐसा नहीं समझ लेना 100 ही है, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। तो दोनों में बिल्कुल समान है। अब ये तो कितना है, लोकाकाश कितने हैं संख्या में? एक ही है, लोकाकाश तो एक ही है। और जीव कितने हैं संख्या में? जीव है अनंत, जीव है अनंत, और प्रदेश बराबर इसी के हैं। अब एक जीव, इतने ही 100 प्रदेश, ये तो एक जीव इसमें आ गया पूरे 100 प्रदेशों में, फिर दूसरा कहाँ आएगा, तीसरा कहाँ आएगा, चौथा कहाँ आएगा? अनंत जीव आप कह रहे हो। तो यहाँ प्रश्न उठाया है कि ये असंख्यात प्रदेशी लोक में असंख्यात 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 प्रदेश वाले ऐसे अनंत जीव वो कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? याद आ गई बात कहाँ चल रही थी? ये प्रश्न उठाया था और उसका जवाब दिया था 16 नंबर के सूत्र में। क्या दिया था? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेशों का संहार यानी संकोच, और विसर्पाभ्याम यानी विस्तार। ये संकोच विस्तार होने के कारण वो असंख्यात प्रदेशी अनंत जीव वो असंख्यात प्रदेशी लोक में रह पाते हैं। प्रदेशों में संकोच हो रहा है, फैलने सिकुड़ने की शक्ति है। जीव और पुद्गलों के जो प्रदेश हैं उनमें फैलने सिकुड़ने की शक्ति है। उसके कारण से वो एरिया तो उतना ही है, लेकिन उतने ही एरिया में ज्यादा जीव रह पाते हैं या ज्यादा द्रव्य रह पाते हैं। कैसे होता है ये प्रदेशों का संकोच विस्तार? जैसे कि बैलून देखा आप लोगों ने, गुब्बारा, गुब्बारा देखा है, तो वो गुब्बारा पिचका हुआ होता है तो कितना सा होता है? कुछ इतना सा भी होता है, इतना भी होता है, ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होगा, है ना। और फिर क्या होता है? फिर उसमें हवा भरते हैं, तो हवा भरते हैं तो क्या होता है? इतना मोटा हो जाता है, हैप्पी बर्थडे का इतना मोटा। कैसे हो गया वो? कि पहले उसके प्रदेश, वो ये पहले वो सिकुड़े हुए थे, और फिर क्या होता है? फैलने की शक्ति, इलास्टिक होता है, रबड़ होता है, वो भी रबड़ ही है ना, गुब्बारा क्या है? वो इलास्टिक है, इतना सा अपना रबड़ होता है, इतना सा दिखता है, फिर उसको खींचते हैं, इतना बड़ा हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है? ये प्रदेशों में संकोच विस्तार। तो जैसे पुद्गलों में संकोच विस्तार की शक्ति है, इसी तरह से जीव के प्रदेशों में भी ये संकोच विस्तार की शक्ति होती है। तो वो इस शक्ति के कारण, अब ये जो गुब्बारा है इतना इतना बड़ा हुआ, है ना, इतना बड़ा गुब्बारा। अब ऐसे गुब्बारों को फुला फुला के रखें तो कितनी जगह ले लें, लेकिन इतनी सी थैली में भर देते हैं उस गुब्बारे को। पैकेट ले आते हैं ना बाजार से, पूरे 100 गुब्बारे का पैकेट ले आए, तो इतनी सी थैली में 100 गुब्बारे, 100 गुब्बारे इतनी सी थैली में कैसे आएंगे? ये तो इतने बड़े बड़े हैं कि इनमें ये संकोच की, विस्तार की शक्ति है, उसके कारण वो उसमें रह पाते हैं। ठीक है, अब ये अपन ने चर्चा उस दिन भी कर ली थी, और उदाहरण दिया यहाँ दीपक का प्रकाश, कि एक कमरे में हमने एक बल्ब जलाया तो वो पूरे कमरे में फैल गया। फिर उसको हमने छोटी सी कोठरी में 5 बाई 5 की है उसमें जला दिया, 15 बाई 15 का कमरा उसमें जला दिया,
और समझ लो कोई बड़ा है 20 बाई 20 का है, उसमें जला दिया, तो जितने एरिया में उसको जलाएंगे उतने एरिया में वो फैल जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से पढ़ते हैं। देखिए मुझे विकल्प आ रहा है, कविता जी को मैंने ऐसा बोल दिया, आपको बुरा लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है, मतलब 5 दिन का गैप पड़ता है ना, तो क्लास अगर छूट जाती है तो कैसे भी करके थोड़ा आगे पीछे टाइम निकाल के अपन सुन लें। या वो मेरे को मतलब वो जवाब थोड़ा अजीब सा लगता है कि हम अटेंड नहीं करी थी, अब अटेंड नहीं करी तो ये तो गलती किसकी है। अब परिस्थितियां हो जाती हैं, कारण हो जाता है, लेकिन ठीक है। तो इसलिए मुझे चलता रहेगा विकल्प पूरी क्लास में, इसलिए मैंने कहा कि आप, क्षमा चाहती हूँ आपको बुरा लगा हो तो। देखिए आगे, यहाँ से पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 209 है। आकाश के अर्थ के नीचे से पढ़ते हैं। आकाश के जिस भाग में सभी द्रव्य पाए जाते हैं उस भाग को लोकाकाश कहते हैं। शेष भाग को अलोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश में मात्र आकाश आकाश ही है, अन्य कोई द्रव्य नहीं। इस संपूर्ण लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य उसी तरह व्याप्त है जिस तरह तिल में तेल व्याप्त रहता है। धर्म और अधर्म द्रव्य कैसे रहते हैं? क्योंकि जितने प्रदेश धर्म द्रव्य आकाश के हैं, लोकाकाश के, उतने ही द्रव्य प्रदेश धर्म द्रव्य के हैं। जैसे ये है लोकाकाश, है ना, और ये है धर्म द्रव्य, तो बिल्कुल ऐसे कैसे पूरा व्याप्त होके रह रहा है। जैसे तिल में तेल कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है? सब जगह है, सब जगह, वैसे वो उसमें पूरा व्याप्त होकर रहता है। ध्यान रहे, पुद्गल का प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य है। जो परमाणु है वो अकेला खुद अपने आप में पूरा एक द्रव्य है। अतः निश्चय से तो पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी ही है, और उस एक प्रदेशी को अप्रदेशी भी कहते हैं। अप्रदेशी है, वह भी अस्थिकाय नहीं है। देखो अस्थिकाय की बात से प्रारंभ किया था, अस्थिकाय से प्रारंभ किया था। अस्थिकाय किसे कहते हैं? अस्थिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी कायवान को वो अस्थिकाय कहते हैं। हाँ, एक शब्द जो जरूरी है वो रह रहा है, बहुप्रदेशी द्रव्य को, बहुप्रदेशी द्रव्य को जो कायवान है, मतलब बहुप्रदेशी है, उसको अस्थिकाय या कायवान कहते हैं। तो जो पुद्गल का परमाणु है वो परमाणु एक ही प्रदेशी है, वो बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए वो कायवान नहीं है, वो अस्थिकाय नहीं है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। पुद्गल तो एक जो परमाणु है वो निश्चय पुद्गल द्रव्य है, वो एक प्रदेशी ही है, वह भी अस्थिकाय नहीं है। पुद्गल को तो स्कंध की अपेक्षा उपचार से बहुप्रदेशी या अस्थिकाय कहा जाता है। पुद्गल को उपचार से अस्थिकाय कहा जाता है। यदि पुद्गल का एक परमाणु अबद्ध अवस्था में है, अबद्ध मतलब वो दूसरे किसी स्कंध के साथ बंधा हुआ नहीं है, अबद्ध अवस्था में है, तो उसे रहने के लिए आकाश का एक प्रदेश चाहिए। अगर सिंगल परमाणु है, किसी से दूसरे से बंधा हुआ नहीं है, तो उसे कितना स्थान चाहिए? उसे रहने के लिए एक प्रदेश चाहिए, क्योंकि एक प्रदेश से कम जगह में वह रह नहीं सकता और एक प्रदेश से अधिक जगह वह घेर नहीं सकता। किंतु बद्ध या अबद्ध दो परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और दो प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। इसी प्रकार बद्ध या अबद्ध तीन परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और दो या तीन प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, पुद्गल का जो परमाणु है, ये है एक परमाणु, ये जो परमाणु है ये कहलाता है शुद्ध पुद्गल द्रव्य। वास्तव में पुद्गल द्रव्य क्या है? हम ये जो कह रहे हैं ना, ये पेन क्या है, तो क्या कहेंगे? ये तो पुद्गल है। ये बोर्ड क्या है? ये पुद्गल है। ये हम जो पुद्गल कह रहे हैं वास्तव में ये पुद्गल द्रव्य नहीं है,
ये पुद्गल की पर्याय हैं, ये स्कंद हैं। स्कंद पुद्गल की पर्याय होता है। असली में पुद्गल द्रव्य तो क्या है कि वो जो परमाणु है, और परमाणु अपने को दिखता नहीं है, परमाणु है वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। और ये कितने प्रदेशी होता है परमाणु? ये एक प्रदेशी, परमाणु एक प्रदेशी होता है। ठीक है, अब ये एक परमाणु और फिर एक और परमाणु, यानी ये एक परमाणु दूसरा परमाणु, ये दो परमाणु मिल गए, तो ये क्या बन गया? ये दो प्रदेशी स्कंद हो गया। ये दो परमाणु मिल गए ना, तो ये एक प्रदेश घेर रहा था, ये दूसरा प्रदेश घेर रहा था, तो इसको बोलेंगे दो प्रदेशी स्कंद। अब ये जो दो प्रदेशी स्कंद है, ये आकाश की कितनी जगह लेगा? दो प्रदेश हो गए ना इसमें, दो प्रदेश हो गए, आकाश की कितनी जगह लेगा ये? बोलिए स्वाति जी। दीदी दो दो प्रदेशी है तो दो प्रदेशी आकाश के दो प्रदेश घेरेगा। दो प्रदेशी है तो आकाश के दो प्रदेशी घेरेगा, सीधी सी बात है। लेकिन कह रहे हैं ऐसा नहीं है, दो प्रदेशी है तो ये आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकता है या फिर दो प्रदेश में भी रह सकता है। ये जो 16 नंबर का सूत्र है प्रदेश संकोच विस्तार वाली जो बात की ना, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम, तो ये कह रहे हैं अगर दो प्रदेशी स्कंद है तो इसमें ऐसी शक्ति है परमाणुओं में कि वो दोनों के दोनों परमाणु मिलके संकुचित होकर एक प्रदेश में भी रह सकते हैं। और अगर ज्यादा लेंगे तो दो प्रदेशी हैं, दो प्रदेश में रह सकते हैं। ये दो प्रदेशी स्कंद है, ये चार प्रदेश में रह सकता है क्या? देखो 5 मीटर की साड़ी है, 5 मीटर की साड़ी है, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जगह लेगी तो कितनी लेगी? 5 मीटर। लेकिन उसको फोल्ड करके रखेंगे तो इतनी सी थैली में घुसा देंगे उसको, तो संकोच करके रखेंगे तो कम में आ जाएगी, फैला के रखेंगे तो 5 मीटर लेगी। अब 5 मीटर की साड़ी है, उसको 7 मीटर में फैलाओ, फैल सकती है क्या? नहीं फैल सकती। तो दो प्रदेशी स्कंद है तो दो प्रदेश से ज्यादा, 3 प्रदेश या 4 प्रदेश में वो नहीं रह सकता। ठीक है, तो दो प्रदेशी है तो एक प्रदेश में भी रह सकता है, दो प्रदेश में भी रह सकता है। ठीक है, ऐसे ही आगे ये यहाँ जो ये बात कही है ना, बद्ध या अबद्ध परमाणु, बद्ध या अबद्ध दो परमाणु, तीसरी लाइन है 210 पेज की ऊपर से। किंतु बद्ध या अबद्ध दो परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और दो प्रदेश को भी घेर सकते हैं। बद्ध या अबद्ध, ये तो बद्ध परमाणु की बात की अपन ने, ये जुड़ गए, प्लस किया ना, बद्ध हो गए, बद्ध यानी जुड़ गए हैं, मतलब उसका स्कंद बन गया है। अब भी मान लीजिए एक परमाणु सिंगल अलग है, ये एक परमाणु सिंगल अलग है और ये एक परमाणु सिंगल अलग है, दोनों अलग अलग है, सिंगल सिंगल बंधे हुए नहीं है, स्कंद नहीं बना दोनों का। वो दो परमाणु आकाश के कितने जगह लेंगे? उन दोनों को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, उंगली से बता सकते हैं? बोलिए भाई साहब। एक प्रदेश में भी दो परमाणु रह सकते हैं और दो प्रदेश में भी रह सकते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब है। ये दो दो सिंगल सिंगल हैं, वो सिंगल सिंगल एक एक परमाणु एक प्रदेश में रह रहा है, दूसरा परमाणु दूसरे प्रदेश में रह रहा है, तो दो प्रदेश में भी रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों सिंगल परमाणु बिना स्कंद बने भी दोनों ही इसी एक प्रदेश में, ये भी है और इसी एक प्रदेश में ये भी है, ऐसे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि बद्ध या अबद्ध दो परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और दो प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। बंधे हुए हैं तो भी एक में भी रह सकते हैं या दो में भी रह सकते हैं, और बिना बंधे हुए हैं तो भी एक में भी रह सकते हैं या दो में भी रह सकते हैं। ठीक है, ये एक और दो का उदाहरण लिया है। अभी आगे मान लो दो की जगह 4 प्रदेशी हों, 10 प्रदेशी हों, 100 प्रदेशी हों, 1000 प्रदेशी हों, असंख्यात प्रदेशी हों, वो भी इस तरह से रह सकते हैं। देखिए आगे कह रहे हैं, इसी प्रकार बद्ध या अबद्ध तीन परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और दो या तीन प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। अगर तीन परमाणु वाले भी हैं, स्कंद है या अलग अलग हैं, तो भी वो
अब 3 परमाणु वाले हैं, 3 परमाणु हैं, तो वो एक प्रदेश में भी रह सकते हैं, 3 प्रदेश में भी रह सकते हैं, 2 प्रदेश में भी रह सकते हैं। 3 से कम जितने होंगे, 3 मतलब टोटल जितना उनके नंबर है उसको एक्सीड नहीं करेंगे, उसको पार नहीं करेंगे, लेकिन उससे कम कितने भी प्रदेशों में वो रह सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं तो संख्यात बद्ध या अबद्ध परमाणु एक प्रदेश में भी बन सकते हैं और 2, 3, 4 संख्यात प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। इसी प्रकार असंख्यात और अनंत पर भी घटित कर लेना चाहिए। अनंत प्रदेशी कोई स्कंद है, अनंत परमाणुओं का स्कंद, ये क्या है? ये तो अनंत परमाणुओं का स्कंद है। ये कितना प्रदेश घेर रहा है आकाश के? अनंत परमाणुओं का स्कंद। प्रश्न है अब आपसे, अनंत परमाणुओं का स्कंद है ये मार्कर, ये तो मार्कर है, और भी कोई भी हो, अभी इसी की बात करते हैं। ये आकाश के मिनिमम कितने प्रदेश घेर सकता है, मैक्सिमम कितने प्रदेश घेर सकता है? बोलिए अनिता आंटी। मिनिमम एक प्रदेश भी घेर सकता है और अधिक से अधिक असंख्यात प्रदेश घेर सकता है। हाँ, अभी अगर इसकी बात करें तो ये मार्कर, अगर इसी की हाँ, तो पर्टिकुलर बात करें तो असंख्यात ही प्रदेश है उसके, एक बड़ी, प्रदेश में भी है। हाँ, ये एक असंख्यात प्रदेश घेरेगा, ये नहीं एक नहीं, प्रदेश, ये तो असंख्यात प्रदेश घेरेगा। हाँ बढ़िया। देखिए अगर इस पर्टिकुलर की तो अपने को दिख रहा है ना, इसकी बात करेंगे तो ये अनंत प्रदेशी है। अनंत प्रदेशी होने पर भी ये अनंत प्रदेश नहीं घेर रहा है। अनंत प्रदेश घेर सकता है क्या कोई पुद्गल का स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद आकाश के अनंत प्रदेश घेर सकता है क्या? हाँ कि ना? कोई पुद्गल का अनंत प्रदेशी स्कंद आकाश के अनंत प्रदेश घेर सकता है, हाँ कि ना? बढ़िया, जो जवाब दे रहे हैं वो सही जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं नहीं घेर सकता। क्यों? क्योंकि लोकाकाश में अनंत प्रदेश है ही नहीं, और पुद्गल रहेगा लोकाकाश में ही। अनंत प्रदेश तो आलोक को मिलाकर है ना, आलोक में है, पुद्गल आलोक में तो जाएगा नहीं। लोकाकाश में प्रदेश ही नहीं है अनंत, तो घेरेगा कहाँ से? तो अनंत प्रदेशी भी स्कंद होगा तो लोकाकाश के तो असंख्यात प्रदेश ही घेरेगा। लेकिन अनंत प्रदेशी स्कंद भी यदि संकोच करके रहें तो वो आकाश के लोकाकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं। तो एक प्रदेश में भी रह सकते हैं, 10 प्रदेशों में भी रह सकते हैं, संख्यात प्रदेशों में भी रह सकते हैं, और असंख्यात प्रदेशों में भी रह सकते हैं। मतलब कम करके करते जितने वो हैं, असंख्यात से ज्यादा तो लेंगे नहीं, तो असंख्यात से नीचे कितने भी प्रदेशों में यथा योग्य जैसी उनकी स्थिति हो रही है उस हिसाब से वो रह सकता है। तुम बोलिए मुझे। मैम वो तीन तीन का क्या संख्या बोले थे, 3 के बारे में क्या बोले थे? 3 एक्सीड नहीं कर सकते हैं, क्या बोला था? तो समझ 3 में नहीं प्रदेशी यदि कोई स्कंद है आया। तो वो 2 प्रदेश में भी रह सकता है, 1 प्रदेश में भी रह सकता है, और 3 प्रदेश में भी रह सकता है। लेकिन 3 से ज्यादा 4 प्रदेश में रह जाए, असंख्यात प्रदेश में रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। प्रदेश ही टोटल 3 है उसके। देखिए, तो इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं तो संख्यात बद्ध या अबद्ध परमाणु, ये शब्द समझ में आ रहा है? बद्ध या अबद्ध परमाणु, इसमें कठिनाई तो नहीं आ रही? बद्ध यानी बंधे हुए हैं, मतलब स्कंद बने हुए हैं। अबद्ध यानी सिंगल सिंगल खुले परमाणु है, सिंगल सिंगल है, इंडिविजुअल है। वो एक प्रदेश में भी बन सकते हैं और 2, 3, 4 संख्यात प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। इसी प्रकार असंख्यात और अनंत पर भी घटित कर लेना चाहिए। सूत्र में कहे गए एक प्रदेश आदि से भाज्य का यही आशय है। जो सूत्र था 15 नंबर है, नहीं 14 नंबर, एक प्रदेश आदिशु भाज्य है पुद्गला नाम। तो एक प्रदेश से भाजित करते हुए, तो कोई भी पुद्गल का परमाणु है या स्कंद है, या बहुत सारे अलग अलग भी परमाणु हैं, कम से कम जगह लेंगे तो कितनी जगह लेंगे? एक प्रदेश तो लेंगे ही लेंगे। अब एक प्रदेश से बढ़ा के 2, 3, 4, 10, 100, 1000 संख्यात और असंख्यात है ना, एक प्रदेश आदिशु भाज्य
और कहाँ तक लेना है कि वो असंख्यात प्रदेशों तक लेना है, असंख्यात प्रदेश तक वो उसको घेर सकता है। ठीक। अब असंख्य भागादिषु जीवानाम, असंख्य भागादिषु जीवानाम, इस पर विचार करते हैं कि एक जीव लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है। देखो पुद्गल की स्टार्टिंग कहाँ से करी, पुद्गल का जब क्षेत्र बता रहे थे तो कहा था एक प्रदेश आदिषु भाज्य। पुद्गल कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, एक प्रदेश में भी रह सकता है, एक से स्टार्ट करके असंख्यात प्रदेशों तक रह सकता है। और जीव की स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, असंख्य भागादिशु। जीव तो स्टार्टिंग में ही कम से कम भी लेगा तो कितने लेगा, असंख्यात ही प्रदेश लेगा। समझ में आ रही अंतर, बात समझ में आ रही कि पुद्गल है अनंत प्रदेशी स्कंद हो, अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद हो, वो भी एक प्रदेश में रह सकता है। ये पुद्गल के परमाणु में इस तरह की शक्ति है संकुचित होने की। लेकिन असंख्यात प्रदेशी जीव, अनंत ज्यादा होता है कि असंख्यात ज्यादा होता है, अनंत ज्यादा होता है कि असंख्यात ज्यादा होता है, अनंत ज्यादा होता है। अनंत प्रदेशी पुद्गल वो एक प्रदेश में आ रहा है स्कंद, और असंख्यात जो कम है, असंख्यात प्रदेशी जीव वो एक प्रदेश में नहीं आते हैं, वो असंख्यात ही प्रदेश लेते हैं। ये यहाँ कह रहे हैं। अब एक जीव, पेज नंबर 210 पे बीच में, एक जीव लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है। यानी कम से कम भी स्टार्ट करेगा वो तो असंख्यात प्रदेश घेर रहा है, फिर उससे ज्यादा भी घेर रहा है तो असंख्यात, उससे ज्यादा, क्योंकि वो सब असंख्यात के ही टाइप्स हैं। और कितना फैल सकता है, कितना फैल सकता है कि पूरे लोकाकाश जितना वो फैल सकता है, उससे ज्यादा फैल सकता है क्या, नहीं, उससे ज्यादा जीव के प्रदेश ही नहीं है। एक जीव के प्रदेश अभी अपन ने देखे थे, लोकाकाश बराबर, लोकाकाश के अगर 100 मान रहे हैं तो जीव के भी कितने हैं, 100, उतने ही हैं। ठीक है, अब इसे उदाहरण में समझे, अपन 100 मान रहे हैं ना, लोक लोक बराबर 100 है, तो कम से कम वो घेर रहा है तो असंख्यात अपन ने मान लिया 10, असंख्यात की वैल्यू क्या मान ली अपन ने, 10। तो कोई जीव कम से कम घेरेगा तो 10 प्रदेश, और फिर फैलाओ तो 11, 12, 13, 14, 15 करते करते कितने तक फैल सकता है कोई एक सिंगल जीव, 100 तक, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मिनिमम एक से स्टार्ट नहीं होगा, मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, असंख्यात से, 10 से, उदाहरण में जो अपन ने लिया। ठीक। एक जीव लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है। केवली समुद्घात के समय एक समय ऐसा आता है कि जब यह जीव लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त हो जाता है। केवली समुद्घात का नाम सुना है, कि जब केवली भगवान समलवारंत दशा का अंतिम समय आता है 13वें गुण स्थान में, और उनकी आयु रह जाती है कम, अन्य कर्मों की स्थिति रह जाती है ज्यादा, तो उसके लिए वो आत्मा के प्रदेश उनके फैलते हैं पूरे लोक में, उसको कहते हैं केवली समुद्घात। केवल उसी समय, यानी पूरे अनादि अनंत जीवन काल में कोई भी जीव आज तक, क्या कभी हम पूरे लोकाकाश में फैले हैं, इतने बड़े हुए हैं, कोई जीव इतना बड़ा होता है पूरे लोकाकाश जितना, नहीं होता है। हम कभी हुए हैं, नहीं हुए। कौन होता है कि पूरे अपनी अनादि अनंत लाइफ में जीव केवल एक बार, जिस समय सिद्ध दशा प्राप्त करने से कुछ देर पहले का टाइम, जब वो स्थिति आती है, और वो भी मतलब उसके संबंध में भी ऐसा है कि सभी को वो पोजीशन बनती हो, ऐसा भी नियम नहीं है। तो जिनके साथ अगर वो पोजीशन बने तो केवल एक समय के लिए ही पूरे लोकाकाश में व्याप्त वाली, लोक पूर्ण वाली स्थिति केवल एक समय के लिए होती है, उसके अलावा नहीं होती है। तो केवली समुद्घात के समय एक समय ऐसा आता है, एक समय है ना, एक समय ऐसा आता है कि जब यह जीव लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त हो जाता है, क्योंकि एक जीव के भी उतने ही प्रदेश हैं जितने लोकाकाश के हैं। प्रश्न, यद्यपि एक जीव अधिक से अधिक तो संपूर्ण लोक को घेर सकता है, पर उसे रहने के लिए कम से कम कितना स्थान चाहिए, अधिक से अधिक तो आपने बता दिया,
पर कम से कम कितना स्थान उसको चाहिए रहने के लिए। सुमन जी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, ये प्रश्न आ गया ना, तो इसी में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बुआ बोली। ये जो केवली समुद्घात होता है, हम्म, आवाज आ रही, हाँ तो ये अपने को भी छूते हैं जब समुद्घात होता है केवली? हाँ, वो पूरे लोक में फैलते हैं तो हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ भी टच तो होंगे ही, जब पर वो एक समय के लिए होता है। और हाँ अपने को अमूर्तिक है, अपने को ना तो दिखाई देते हैं ना कोई ऐसा फील में आता है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक। देखिए प्रश्न, यद्यपि एक जीव अधिक से अधिक तो संपूर्ण लोक को घेर सकता है, पर उसे रहने के लिए कम से कम कितना स्थान चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि कम से कम लोक का असंख्यातवां भाग तो चाहिए ही चाहिए। जब उदाहरण में कहा ना कि कम से कम 10 प्रदेश, तो उदाहरण में जो अपन ने लिए, एक प्रदेश में एक जीव नहीं आएगा, कम से कम 10 प्रदेश तो उसको चाहिए ही चाहिए। ऐसा असंख्यात प्रदेश तो, असंख्यातवां भाग में भी कितने प्रदेश हैं? लोक का असंख्यातवां भाग, एक जीव को रहने के लिए कम से कम लोक का असंख्यातवां भाग, मतलब उसमें भी असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक है, जो लोक का असंख्यातवां भाग कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? एक प्रदेश नहीं है, 2 प्रदेश नहीं है, 10 प्रदेश नहीं है, 20 प्रदेश नहीं है, असंख्यात प्रदेश है, उसका नाम है लोक का असंख्यातवां भाग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ एक प्रश्न भी संभव है कि लोक का असंख्यातवां भाग तो एक प्रदेश ही होगा, क्योंकि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश ही है। देखो, अगर थोड़ी बहुत मैथ्स आप लोगों को ध्यान हो तो अगर मैथ्स से करें इसको, लोक कितने प्रदेशी है? लोक वो है असंख्यात प्रदेशी। ठीक है, और उसका कितना भाग लेना है? असंख्यातवां भाग। असंख्यातवां भाग का मतलब होता है जितने टोटल प्रदेश है उसमें असंख्यात का भाग लगाओ तो असंख्यातवां भाग कहलाएगा। जैसे कि 100 का 10वां भाग, ये अपन ने बोला 100 का 10वां भाग, इसका मतलब क्या हुआ? 100/10। 100 का 10वां भाग का मतलब क्या हुआ? 100/10 कर दो तो आंसर क्या आएगा? 10। ठीक है ना? अब लोक का असंख्यातवां भाग, अब लोक टोटल कितना है? लोक असंख्यात है, असंख्यात प्रदेशी, और उसका असंख्यातवां भाग मतलब क्या हुआ? असंख्यात बटा असंख्यात। ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे 100 का 10वां भाग बोला तो 100/10 किया। 1 का चौथा भाग, चौथाई किसे बोलते हैं? चौथाई का मतलब है 1 का चौथा भाग, 1/4, इसको बोलते हैं ना चौथाई। तो ऐसे ही 100 का 10वां भाग तो 100/10, ऐसे। तो लोक का असंख्यातवां भाग, तो लोक है असंख्यात प्रदेशी, उसमें बटा करो असंख्यात, तो असंख्यात बटा असंख्यात क्या आंसर आएगा? कौन है गणित के दिग्गज? असंख्यात बटा असंख्यात क्या आएगा? 0 नहीं आएगा। अरे असंख्यात एकम असंख्यात एक आएगा ना, 2/2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 एकम 2, तो असंख्यात बटा असंख्यात एक आएगा ना आंसर। लेकिन कह रहे हैं ये एक आंसर गलत है, एक नहीं आएगा आंसर। यहाँ लोक जो असंख्यात प्रदेशी है उसमें बटा किया असंख्यातवां भाग, तो भी आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा असंख्यात। इसका नाम है अलौकिक गणित। असंख्यात में असंख्यात का भाग लगाने पर असंख्यात आता है, अनंत बटा अनंत करने पर अनंत आता है। ये अलौकिक गणित है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला असंख्यात है ये बहुत बड़ा असंख्यात है, और जो ये नीचे वाला असंख्यात है ये थोड़ा छोटा असंख्यात है। तो बड़े असंख्यात में छोटे असंख्यात का भाग लगाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी असंख्यात ही आएगा। ठीक है, जैसे कि समझ लो ये अपने
कोई संख्या ली अपन ने, ये 5 डिजिट की संख्या ली अपन ने, नहीं कुछ वैसी लेते हैं अपन बड़ी, ये 90,000 लिया अपन ने, ठीक है, 5 डिजिट की संख्या है। अब इसमें अपन ने, अब इसमें थोड़ा एकदम नहीं आएगा परफेक्ट, डिजिट उतनी लेंगे तो आंसर कम आ जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई इतनी बड़ी संख्या है ना, छोटी लेते हैं थोड़ी, जैसे 90 है। अब 90 में ये 2 डिजिट की संख्या है 90, और ये 10 का भाग लगाया, ये भी 2 डिजिट की संख्या है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर यहाँ पे अभी 1 डिजिट में आ रहा है, लेकिन आंसर फिर भी 2 डिजिट के निकट आ रहा है ना, 10, इसके एक बाद ही 10 आता है। अभी उदाहरण समझ लेना, एकदम परफेक्ट नहीं बन रहा। तो आंसर ये अपन, अब इसको 90 और 10 मत बोलो, इसको बोलो कि 2 डिजिट की संख्या, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, मतलब 2 अंकों की संख्या है ना, 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का भाग लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा अपने हिसाब से? तो 1 आएगा। 2 अंकों की संख्या बटा 2 अंकों की संख्या, तो 1 आना चाहिए आंसर। लेकिन ये ऊपर वाली जो 2 अंकों की संख्या है वो बड़ी है, जो नीचे वाली 2 अंकों की संख्या है वो छोटी है। तो आंसर कुछ आ रहा है, मतलब कुछ अलग आ रहा है। ऐसे ही जो लोक प्रमाण असंख्यात है, वो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश, वो बड़ी संख्या है, और जो यहाँ उसका असंख्यातवां भाग ले रहे हैं वो छोटी संख्या है। तो आंसर में भी असंख्यात आ रहा है। ठीक है, देखिए आगे। तो यहाँ ये प्रश्न जो कहा कि लोक का असंख्यात व भाग तो एक प्रदेश ही होगा, क्योंकि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश ही है। इसका उत्तर यह है कि असंख्यात भी तो असंख्यात प्रकार का होता है। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश का असंख्यातवां भाग ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें असंख्यात प्रदेश हों। ध्यान रहे, जीव लोकाकाश के एक प्रदेश में नहीं बन सकता, उसे रहने के लिए असंख्य प्रदेश तो लगते ही हैं। कोई भी जीव लोकाकाश के एक प्रदेश में नहीं रह सकता। सभी जीव, कौन सा जीव? कि वो जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक होता है ना, इतना सा सूक्ष्म निगोदिया, वो तो एक प्रदेश में रहता होगा। अपना बस चला तो एक के लिए आधा प्रदेश कर दें। जो सबसे छोटा है, चींटी से भी छोटा कोई जीव होता है अपने को दिखते हैं, चींटी से छोटे जीव होते हैं जो अपने को दिखते हैं, अपने बुक्स वगैरह में हो जाते हैं ना, वो चींटी से भी छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं कुछ कुछ। वो इतना छोटा जीव वो कितने प्रदेश में रह रहा है? वो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में रह रहा है। चींटी कितने प्रदेश में रह रही है? लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में। और हाथी, हाथी तो अनंत प्रदेश में रहता होगा। ये हाथी भी लोकाकाश के असंख्यात ही प्रदेश में रहता है। तो ये मतलब छोटे से छोटा होगा तो भी असंख्यात प्रदेश घेरेगा। बड़े से बड़ा महामत्स्य कितना बड़ा होता है? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इतना बड़ा महामत्स्य वो कितने प्रदेश में रह रहा है? वो भी असंख्यात प्रदेश घेर रहा है। और जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रह रहा है, वो भी असंख्यात प्रदेश घेर रहा है। एक प्रदेश में जीव नहीं बन सकता। यहाँ पर अब ये तो है थोड़ा, अपन कल पूरा करेंगे इसको, कि आप देखिए कि सभी जीव समान हैं। ये हमने सुना है, सभी जीव समान हैं। कैसे समान हैं? सभी जीव कैसे समान हैं? सभी जीव समान है का क्या मतलब है? द्रव्य से समान है, क्षेत्र से समान है, काल से समान है, भाव से समान है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से सब जीव समान है। द्रव्य से समान है का मतलब सब जीव हैं, जानते देखते हैं, ये उनकी द्रव्य से समानता हुई। जीवत्व है ना सब में, जीव हैं, तो वो द्रव्य से समानता हुई। क्षेत्र से सब जीव समान है। कैसे हैं क्षेत्र से समान? कैसे हैं? कि हर जीव असंख्यात प्रदेशी है, चाहे चींटी के शरीर में रहता हो,
कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चींटी के शरीर में रहता हो, हाथी के शरीर में रहता हो, मछली के शरीर में रहता हो, देवता के शरीर में रहता हो, 10 हाथ का शरीर हो, 500 धनुष की काया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश कितने हैं? सब समान हैं, सबके असंख्यात ही प्रदेश हैं। इसलिए कोई लंबा शरीर लेके इतराए कि हमारा लंबा शरीर है, कोई छोटा शरीर लेके घबराए कि ये शरीर मेरा स्वरूप ही नहीं है। अंदर से मेरा क्षेत्र कितना है? असंख्यात प्रदेशी मेरा स्वक्षेत्र है। हम बचपन में पाठशाला में पढ़ते थे, तो वहां हमको जैसे स्कूलों में होता है ना, बाद में प्रतिज्ञा बुलवाते थे हिंदी में, तो आत्मा मेरा स्वदेश है, असंख्यात प्रदेशी मेरा स्वक्षेत्र है। वो स्कूल में चलती थी, भारत मेरा देश है, ऐसा करके प्रतिज्ञा स्कूल में बुलाते थे। तो ये असंख्यात प्रदेशी मेरा स्वक्षेत्र है। ये क्षेत्र की अपेक्षा से समानता हुई। काल की अपेक्षा से क्या समानता है सभी जीवों में? काल से क्या समानता है? कि हर जीव अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। ये काल से समानता है। कौन जीव पहले हुआ, कौन बाद में हुआ? कौन पहले बाद में? कौन पहले बाद में? सब अनादि से हैं, सब अनंत काल तक रहने वाले हैं। काल से समानता है। और भाव से समानता, कि जो सिद्ध भगवान में अनंत गुण प्रकट पर्याय में प्रकट हुए हैं, वैसे ही अनंत गुण मुझ में है, वैसे ही अनंत गुण चींटी में है, वैसे ही अनंत गुण मत्स्य में है, वैसे ही अनंत गुण चींटी इसमें निगोदिया में है। सब में, जो कहते हैं ना, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंजार। क्या क्या है? जो निगोद में, सुना है लाइन? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंजार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। जो निगोद में भी वही था, यही द्रव्य क्षेत्र काल भाव वही मुझ में है। और वो मोक्ष चला जाऊंगा तो भी यही रहने वाला है। मोक्ष जाने पर कितने गुण बढ़ जाएंगे कि प्रकट हो जाते हैं सिद्ध भगवान के 8 गुण। एक गुण एक भी नहीं बढ़ेगा, वो सब निर्मलता उनकी प्रकट होगी। अनंत गुण सब में है, ये भाव की अपेक्षा से समानता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सभी जीव समान हैं। यहाँ पर ये प्रदेशों की चर्चा पढ़ के हमको अपनी जीवत्व में सब जीवों की समानता यहाँ पर हमको समझनी चाहिए, वो ख्याल आनी चाहिए। बोले नूतन जी क्या कह रहे हैं? मैम वो अभी आप बता रहे थे ना, चींटी और हाथी का समान होते हैं, तो मतलब चींटी की आत्मा जो होती है वो एक चींटी की अपेक्षा हाथी की आत्मा दोनों बराबर होती है, मतलब उनकी आत्माएं भी हाँ, आत्मा, आत्मा चींटी एक और ही होती हाथी, है। मतलब आत्मा की तरफ से बात कर रहे हाथी हैं। उसके मतलब आत्मा के प्रदेश, मतलब वो हाँ, प्रदेश बराबर हैं। प्रदेश तो असंख्यात की, देखो अपना जो बैलून है ना, बैलून वो बड़ा वाला हैप्पी बर्थडे जो फूलता है इतना बड़ा, अब मुंह से फुला रहे हैं, अपने पास पंप तो है नहीं, तो अब खैर मोटे पतले से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस जो फुला सकता है, एक व्यक्ति ने उसको पूरा फुला दिया और मेरे जैसे को 2 फुलाने को, तो वो इतना सा भी नहीं फुला पाए। तो क्या उस बैलून में प्रदेश कम हो गए? क्या उसकी फैलने की ताकत कम हो गई? फूला कम है, प्रदेश तो उतने ही है ना उसमें। तो ऐसे ही चींटी के शरीर में, वो शरीर फैला कम है, उसका शरीर छोटा दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसमें प्रदेश उतने ही असंख्यात है। बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्षेत्र से बराबर है, भाव से बराबर है। सिद्ध भगवान में, इसीलिए तो कहते हैं कि सिद्ध में और मुझ में कोई अंतर नहीं। नियम सार में एक गाथा आती है, समय हो गया बस, ज्यादा ही हो गया, पूरा करते हैं। गुण 8 से है अलंकृत, अर जन्म मरण जरा नहीं, है सिद्ध जैसे जीव त्यों, भवलीन संसारी सभी। जैसे सिद्ध भगवान 8 गुण से अलंकृत और जन्म जरा मरण से रहित हैं, वैसे ही हम भी, ये भवलीन संसार में डूबे हुए जो हम संसारी जीव हैं, हम भी सिद्धों के समान वैसे ही हैं। हमारा द्रव्य भी वैसा ही है, वही जीव द्रव्य, हमारा क्षेत्र भी वही असंख्यात प्रदेशी है, हमारा काल भी वही अनादि अनंत है, और हमारा भाव भी वही अनंत गुण है। फिर क्या कम है? हे प्रभु तू काई बातें अधूरा, किस बात में कमी है? तो ऐसा अपना पूर्णत्व
और अपना अनादि अनंतत्व पहचान कर हम अपने जीवत्व को, ये सब पढ़ने का फल केवल वो प्रदेश गिनना और ये प्रयोजन नहीं है। अपने जीवत्व को हम पहचाने, अपने स्वरूप को हम पहचाने, सिद्धों के समान अपने स्वरूप को पहचान कर उसका निर्णय करें, इसी भावना से पूरा करते हैं। बोलिए। मैं बिना हिंसा करने की अपेक्षा और मारने की अपेक्षा, फिर इतना भेद बताया है ना कि वो केंद्रीय पर्याय, से पंचेंद्रीय वो में। पर्याय, ये द्रव्य दृष्टि की बात चल रही है। वो पर्याय में जो अंतर है वो पर्याय की अन्य कथन पद्धति अलग अलग नयों की अपेक्षा अलग अलग की जाती है। अभी जो बात चल रही है ये निश्चय की बात चल रही है। पर्याय में जो अंतर है, फिर चींटी और हाथी बोल कैसे रहे हैं, वो पर्याय का अंतर दिख ही रहा है ना। वो पर्याय अपेक्षा अंतर है, तो पर्याय की बात पर्याय में, वो सब हिंसा हिंसा की बात वो बराबर रहेगी। अभी यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कथन कर रहे हैं। ठीक है? वो पाप कम और ज्यादा होगा ना। वो व्यवहार, वो सब व्यवहार की बात, मतलब वो पर्याय की अपेक्षा बात है ना। अभी पर्याय का है तो अपेक्षा निश्चय से। कथन नहीं चल रहा। जब जिस अपेक्षा से कथन किया जाता है तब उस अपेक्षा को समझना चाहिए। जिनवाणी के कथन की अपेक्षा को समझना चाहिए। अभी यहाँ द्रव्य की प्रधानता से कथन चल रहा है, जो समानता बताई जा रही है वो द्रव्य की प्रधानता से बताई जा रही है। और जब वहां पे हिंसा हिंसा की बात आती है, वो हिंसा हिंसा व्यवहार का कथन है, वहां पर्याय की प्रधानता रहेगी। तब वहां पर्याय में जो अंतर होगा वो बताएंगे। यदि सिद्धों के समान है ही तो फिर ठीक है, फिर हम अभी सिद्ध हैं कि अभी सिद्ध नहीं है। सिद्धों के समान जब दृष्टि में लेते हैं तब ये पर्याय यहाँ की अशुद्ध अवस्था मिटके वो शुद्ध अवस्था प्रकट होती है। तो लक्ष्य में लेने के लिए, दृष्टि में लेने के लिए वो सिद्धों के समान की बात बताई जा रही है। कपड़ा गंदा हुआ है तो यदि उसको हम पहले से लक्ष्य में ही नहीं लेंगे कि ये साफ हो सकता है, ये ऐसा ही साफ हो सकता है जैसा अभी ये गंदा दिख रहा है, लेकिन ये कोई साफ कपड़ा अपने पास हो उसको देखकर कि ऐसा साफ हो सकता है, तो उस सफेदी को लक्ष्य में रखकर और इसकी मलिनता को भी ख्याल रखेंगे, नहीं तो धोएंगे ही क्यों। तो वो, लेकिन मलिनता है वो पर्याय की बात है, और जो उसकी स्वच्छता है वो द्रव्य की बात है। द्रव्य अपेक्षा स्वच्छ है, तो अपेक्षा समझना चाहिए। वो बात वहां की जाएगी। अभी यहाँ द्रव्य की प्रधानता से बात कर रही। समय अपना बहुत हो गया है, अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति सुमन जी बोलिए। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय श्याम जिनवाणी माता की जय। श्री ठीक। सभी। ठीक।